तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे एप्लीकेशन में, नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिडिक्ट feasibility of cell reaction, फिजिबिलिटी ऑफ सेल। अब देखो, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसके दो इलेक्ट्रोड हैं, तो ऑब्वियसली जिस एनोड माने वह एनोड का काम करेगा जिसका एसआरपी का मान कम हो, और वह कैथोड का काम करेगा जिसका एसआरपी का मान ज़्यादा हो, तो वह सेल काम करेगा। अगर इस नेचर के विरुद्ध अगर तुमने यूज किया तो फिर वो सेल काम नहीं करेगा। फिजिबल माने होता है होना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अभी कैसे होगा, ठीक है, तो उसमें लिख लो द सेल रिएक्शन पॉसिबल when electrode having lower SRP value act as anode and higher SRP value and the electrode having higher SRP value act as cathode, ठीक है। एक्ट एज कैथोड, मतलब जिस इलेक्ट्रोड का एसआरपी का मान कम होगा वह एनोड तो इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसका मान एसआरपी का मान ज़्यादा है वह इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैथोड का काम करेगा। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो उसका ई नॉट सेल का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इन सच टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन द ई नॉट सेल of cell value become positive, ठीक। तो अगर मान लो कि ई नॉट सेल का अगर वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो यह फिजिबल होगा, यानी यह होगा। अगर ई नॉट सेल का वैल्यू 0 हो जाए, 0 यानी लेने और देने का नेचर क्या हो जाए, बराबर, तो यह हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। यहाँ कहाँ पर होगा, एट इक्विलिब्रियम। अगर ई नॉट सेल हमारा निगेटिव हो जाए तो नॉट फिजिबल, क्या हो जाए, निगेटिव, तो नॉट फिजिबल। तो जब भी तुम्हारा ई नॉट सेल का वैल्यू निगेटिव आ जाए तो समझ जाना है कि काम उल्टा करा रहे हैं, जिससे जो काम कराना चाहिए उससे वह काम हम नहीं करा। क्योंकि ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड। तो मान लो कि ज़्यादा एसआरपी में से कम घटाओगे तब ना पॉजिटिव होगा, यानी जिसका एसआरपी ज़्यादा कैथोड का काम कर रहा है, जिसका कम है वह एनोड का, तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो सेल रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो नोट कर लो। यहाँ एक सवाल ये है कि एक आयरन वायर इमर्ज इन सॉल्यूशन कंटेनिंग ZnSO4 निकल सल्फेट, यानी दो बर्तन में, एक में जिंक सल्फेट है, एक में निकल सल्फेट है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच साल्ट इज 1 m, यानी 1 मोल पर लीटर है। तो कहता है प्रिडिक्ट गिविंग रीजन विच द रिएक्शन इज लाइकली टू बी प्रोसीड, मैंने कौन सा रिएक्शन होगा। मतलब समझना ये है कि आयरन हम डालेंगे ZnSO4 में भी, आयरन हम डालेंगे निकेल SO4 में, तो आयरन रिड्यूस Zn2+ आयन। तो पहले ये सोचना, पहले इस ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं दत्कटी प्रोग्राम में रहना है। तो आयरन का जो है वो कितना है,
-0.44 वोल्ट है, ठीक है। और हम जिंक का देखें तो जिंक का कितना है, -0.76 वोल्ट है। तो आयरन अगर जिंक का तुलना करो तो जिंक का एसआरपी का वैल्यू मोर निगेटिव है, मोर रिएक्टिव है। जिंक जो है आयरन के रेस्पेक्ट में ज्यादा निगेटिव है। यानी अगर जिंक और आयरन की बात होगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन आयरन को देगा, क्योंकि आयरन का एसआरपी का मान जिंक के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। तो अगर हम इसमें आयरन डाल भी देंगे तो वह जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि उसका एसआरपी का मान ज्यादा है। The iron cannot reduce the Zn2+ ion because the SRP value of iron is higher than zinc, ठीक है। अब हमारा है कि आयरन रिड्यूसेस निकेल आयन। तो निकेल आयन का देखो माइनस है यहाँ पर -0.25 वोल्ट। अगर हम अब निकेल की बात करें और आयरन का, तो निकेल का ज़्यादा है, आयरन का कम है। तब जब आयरन का कम है तब आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और निकेल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तब हमारा क्या होगा कि आयरन रिड्यूसेस निकेल 2+ आयन। तो यहाँ लिखना होगा कि द एसआरपी वैल्यू ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ निकेल, देयरफॉर आयरन रिड्यूसेस निकेल आयन। ये लिखना होगा। आया समझ में? ये बात तो हम लोग 2 दिन से 1 दिन से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन यही तो पढ़ रहे थे, ठीक है। हो गया, लिखा जाएगा। एक और सवाल लिखो, तो एक सवाल लिखो, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 कैपिटल M, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 कैपिटल M कॉपर सल्फेट be stored in vessel made of nickel metal, be stored in vessel of nickel metal, ठीक है। अब यहां दिया रहेगा, चला तुमको क्या कहते हो? क्या हम लोग कॉपर सल्फेट को निकेल वेसल में स्टोर कर सकते हैं? ठीक है, यानी ये हमारा है निकेल का वेसल है, निकेल, और इसमें तुमने रख दिया है कॉपर सल्फेट, यानी इसमें कॉपर आयन है। क्या है? कॉपर आयन है और निकेल के कांटेक्ट में है। तो निकेल और कॉपर में देखो एसआरपी का मान, ठीक, आ जाओ। तो एसआरपी का मान देखो तो कॉपर का ज़्यादा है, निकेल का कम है। तो कॉपर क्या करेगा? निकेल का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कॉपर ऑक्सीडाइजेज द निकेल या निकेल रिड्यूसेस द कॉपर। तो जब इसको रिड्यूस करेगा तो इसमें से एटम बाहर निकलेगा, तब ना रिड्यूस करेगा। तो जब एटम बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे वेसल डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का एसआरपी का मान निकेल से ज़्यादा है, जिसके कारण कॉपर निकेल को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसके कारण निकेल वेसल गल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को निकेल के कंटेनर में हम नहीं रख सकते। यानी क्या कंक्लूजन निकाला? हम लोग कल भी देखे थे कि जिस मेटल का एसआरपी का मान ज़्यादा है उसके साल्ट को उस मेटल के वेसल में नहीं रखेंगे जिसका एसआरपी का मान कम हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वाला जो मेटल है वह कम वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, वेसल हमारा क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नो, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ऐसा जहां भी तुमको सवाल मिले तो देख लेना कि किसका एसआरपी का मान ज़्यादा है। देखो कन्फ्यूजन कहाँ होगा? निगेटिव में। तो निगेटिव में क्या होता है कि जो वैल्यू निगेटिव में ज़्यादा होता है ना वो कम होता है,
माइनस वाला ज्यादा वाला कम होई और कम वाला ज्यादा हो। अब प्लस में जौन बात तो ज्यादा बात है ज्यादा बा, कम बात तो कम बा। सिंपल सा बात है। एक सवाल है, लिखोगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ of the cell containing SN2 plus SN2 plus SN and Br2 Br minus इलेक्ट्रोड। अब देखो, देखते पगला मत जाना सब, हम तो खूब जानते हैं, हम बना दें। सुनो सर, ये दो इलेक्ट्रोड है, ये नहीं कह रहा है कौन एनोड है और कौन कैथोड है। अब कहता है गिवन, जहां गिवन रहेगा, गिवन ये लिखा है ई नॉट SN2 प्लस से SN का वैल्यू दिया है और ये वैल्यू है हमारा माइनस 0.14 वोल्ट और ई नॉट Br2 से Br माइनस, ठीक है, और यह वैल्यू है 1.08 वोल्ट। अब तुम डिसाइड करो इसमें कौन तुम्हारा कैथोड होगा, कौन तुम्हारा एनोड होगा। Br2 देखो, यहाँ 0 से माइनस वाला रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी +2 से 0 हो रहा है रिडक्शन है, यानी दोनों SRP वैल्यू है हमारा, दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। यानी इसका मतलब है ये हमारा काम करेगा कैथोड का और ये हमारा काम करेगा एनोड का। तो अब हमारा जानते क्या है कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। तो क्या हो जाएगा 1.08 माइनस 0.14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.08 अब प्लस 0.14, ये हो जाएगा 8 4 12 1 1 2 1.22 वोल्ट, आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसमें तो कोई बता नहीं रहा था कौन एनोड है और कौन कैथोड है, तो अब SRP वैल्यू हमको बता दिया, अरे भैया हम एनोड हैं और वो कैथोड है, ये बता देगा। आया समझ में? नोट कर। एक और सवाल लिखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस Ag। इलेक्ट्रोड when the cell potential for the cell, when the cell potential for the cell इज सेल हो गया, इसका सेल पोटेंशियल दिया है इज 0.46 वोल्ट, गिवन ई नॉट CO2 प्लस से CO का वैल्यू हमारा दिया है 0.34 वोल्ट। मतलब यहाँ जो ये जो वैल्यू है तुम्हारा, यह ई नॉट सेल है, ये जो वैल्यू क्या है ई नॉट सेल है 0.46 वोल्ट। अब ई नॉट सेल मालूम है, आज सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये नोड है और यह तो कॉपर एनोड सिल्वर कैथोड, और तो ई नॉट सेल पता है और ई नॉट एनोड पता है, तो कैथोड नहीं निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो ई नॉट कैथोड बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड अगर ये है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई नॉट एनोड।
तो तुम्हारा ई नॉट सेल कितना है, तो 0.46, और ये हमारा कितना है 0.34, तो 6 4 10, 4 3 7 1 8 हो गए। यानी इस तरह के सवाल तुमको देंगे। अब देखो, जो लोग बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा है तो उसके लिए सब खिलौना है, इससे हल्का क्या हो सकता है सोचो। और जो लोग सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ा है ना, तो हाई रिप्रेजेंटेशन देख के दिमाग का जो टावर है हिल जाएगा। प्रॉब्लम यही है, ठीक है। अब देखो, जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर ब्लू होता है। तो हम लोग कल बात किए थे, जिंक डालेंगे तो कॉपर आयन रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉपर आयन जब रिड्यूस हो जाएगा तो कलर उसका डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 3 बातों पर निर्भर करता है। एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एक कंसंट्रेशन, एक टेम्परेचर। तो जनरली जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना भी साइंटिफिक वर्क करते हैं, वो हम लोग काम करते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो हम लोग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो नहीं ना बदल सकते हैं। तो जनरली जहाँ लेबोरेटरीज में रहिएगा तो रूम टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं जो हमारे हाथ में आसानी से चेंज होने वाला है, वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन जब चेंज करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे नर्स्ट, इसीलिए हम लोग कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन। तो लिख लोगे नर्स्ट इक्वेशन। तो ये बात समझ रहे हो कि क्यों हमको जरूरत पड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेप पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। तो लिखोगे नर्स्ट गेव ए रिलेशन, नर्स्ट गेव ए रिलेशन बिटवीन, गेव ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, concentration of ions known as Nernst equation, known as Nernst equation। भाई जो लोग आज नहीं है, वीडियो आप देख रहे हैं, तो भैया यह इस चैप्टर का जान है। जैसे इंसान के अंदर एक जान है, नहीं रहे तो फिर ये इंसान का शरीर किसी काम का नहीं है। तो इस चैप्टर का जान है। कहता है फॉर जनरल इक्वेशन, फॉर जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। तो अब देखो यहाँ पर ये है मेटल आयन है, एक्वस है, आयन रहेगा ना। अच्छा, इसके टर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आईपेक ने कन्वेंशन दे दिया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो रिएक्शन लिखना है वो रिडक्शन के टर्म में लिखना है। तो ये हो गया n इलेक्ट्रॉन और ये हो गया m सॉलिड, ठीक है। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लोग दिया, नर्स्ट ने एक इक्वेशन दिया। अच्छा, ये इक्वेशन की जरूरत कब है, जब उसके आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है। अगर 1 मोल पर लीटर है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब उसके लिए जैसे अब यहाँ पर ई लिखेंगे, यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में है नहीं। अब ये हो जाएगा m n प्लस से m n प्लस से, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा ई नॉट, ठीक है, और यह है m n प्लस से m, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यह है आर टी बाई एन एफ, नेचुरल लॉग। और कंसंट्रेशन अब यहाँ पर ये सॉलिड और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यह नर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड हमको पता रहेगा।
ये स्टैंडर्ड हमको क्या रहेगा, पता रहेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड पता रहेगा। अब यहां पर बता रहे हैं, अभी नेचुरल लॉ के टर्म है, एलन को क्या पढ़ते हो, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा ही होगा, नेचुरल लॉग अगर x बराबर लॉग 10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉग x 10 के बेस में। तो चूंकि हम केमिस्ट्री में हमको जो लॉग पढ़ना है वो 10 के बेस में पढ़ना है, तो 10 नहीं लिखा जाता। ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े तो सीखो कि फार्मूला है नेचुरल लॉग x बराबर 2.303 बराबर लॉग 10x। ठीक है, ये बस 10 के बेस के लिए फार्मूला है। ठीक है, नोट कर। अब देखो तुमको थोड़ा क्या समझना है, ये वाला जो वैल्यू है यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अदर देन 1 मोल पर लीटर। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर देन 1 मोल पर लीटर। और यह ई नॉट है, यह उसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जब उसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल पर लीटर। यहां नॉट नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। ठीक है, अब इसको ये हाफ इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है, ये हाफ इलेक्ट्रोड का, एक ही इलेक्ट्रोड है ना, तो इसलिए सेल रिएक्शन, सेल, इसको सेल पोटेंशियल नहीं कहेंगे। सेल जब दोनों कंबाइंड रहेगा तब ना सेल कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आर जो है, आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये जो एन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन, ये एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन, और एफ हो गया फैराडे। नहीं, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है, तो एन जो है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन। अगर मान लो 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2, यानी जितना इलेक्ट्रॉन इस हाफ सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व है वह यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अब हम कहते हैं कि अब हम क्या करना चाहते हैं कि नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम चाहें इसको लिखना तो क्या लिखेंगे बोलो, तो देखो तो हम क्या लिखेंगे, ई, ये हो गया एम एन प्लस से, यह हो गया एम, और यह हो जाएगा ई नॉट, ये होगा एम एन प्लस से एम, और ये जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा आर टी बाई एन एफ, ये हो जाएगा कितना, 2.303 लॉग, यह हो जाएगा x, तो लॉग 10 के बेस में है तो लॉग 10 यहाँ लिखते नहीं है, और यहाँ हो जाएगा m सॉलिड, और ये हो जाएगा m n प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, ये हो जाएगा ई नॉट, ये हो जाएगा n प्लस से m, और ये माइनस 2.303 RT बटा NF, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा M सॉलिड, और ये हो जाएगा M N प्लस। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर जो R है, R ये क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T जो है, T यह है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल।
अच्छा दोबारा एन क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द हाफ सेल रिएक्शन। यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। और एफ क्या हो गया? चला एफ यह हो गया फैराडे और यह होगा 96,500 कूलम। अब अगर तुमको हम कहें कि अगर रूम टेम्परेचर हमारा फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, तो हमारा टी भी फिक्स होगा, आर भी फिक्स होगा और एफ भी फिक्स है। तो हम लोग इस टोटल वैल्यू का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं रूम टेम्परेचर का। मैंने 298 केल्विन पर इक्वेशन का कुछ वैल्यू क्या करेंगे, सारा कांस्टेंट को रख देंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो इसको पहले नोट कर। अब लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ ऑल कांस्टेंट इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट इन इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। एक बात देखना कि जब भी तुमको क्वेश्चन देगा, कोई सेल देगा, तो लिखा रहेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस या एट 298 केल्विन। अगर मान लो एडवांस लेवल का जब सवाल जाएगा तो वहाँ पर तुमको ये इक्वेशन तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं कब चला? एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर ही निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा ई एम एन प्लस एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस एम बराबर माइनस 2.303 आर का वैल्यू 8.314 इंटू 298। अब बाई एन तो बदलेगा, ये हो जाएगा 96,500। ठीक है, और इधर हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा एम, ये होगा सॉलिड, ये हो जाएगा एम एन प्लस। अब देखो इसको गुना करके इसको भाग करेगा तो एक फाइनल वैल्यू आ जाता है। तुम चेक भी कर सकता है अपना। ये आता है -0.059। चेक कर लो अब बट्टा एन। ठीक है, लॉग। अब एक चीज देखना कि सॉलिड स्टेट का मोलर कंसंट्रेशन में चेंज 1 होता है। सॉलिड स्टेट का मोलर कंसंट्रेशन क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए इसको लिखते हैं 1 और यह हो जाता है एम एन प्लस। ठीक है, तो यह हम लोग इक्वेशन आया यह, और यहां पर लिख लेना चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज टेकन यूनिटी। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है या प्योर लिक्विड होगा ना, प्योर लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस, तो उसका चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लेते हैं? 1। देखो अब यही रिएक्शन हमारा मेन है, तो हम चाहते थे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम तुम लोगों को दिखाए हैं कि भैया ये चाहिए। अब देखो, अब हमको लॉग सॉल्व करने आना चाहिए। अब हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है लॉग सॉल्व करना। तो पहले इसको उतार लो, बताते हैं। अब देखो सब, यहाँ पर जो ये इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, यहाँ लॉग का टर्म है, तो हमको लॉग सीखना होगा। लॉग केवल इसी चैप्टर में नहीं, काइनेटिक्स में भी लॉग है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग लॉग कैसे यूज करना है। और देखो कभी कभी क्या होगा, यह दे देगा और आयन का कंसंट्रेशन दे देगा, तो यह निकालना होगा। तो उस समय हम लोग लॉग यूज करते हैं। कभी कभी क्या होगा, यह दे देगा, यह मालूम रहता है, यह निकालना होगा, तो उस समय हम लोग एंटी लॉग यूज करते हैं। तो अब हमको सीखना है कि कैसे लॉग का सॉल्यूशन करके सॉल्व करेंगे, कैसे एंटी लॉग का। ठीक है,
तो आइए अब देखो सिंपल सब समझो सब। जैसे x बराबर log 2.35 है। अब यहां x का वैल्यू निकालना है, जो तुम देखा ई नॉट का, यहां ई का निकालना था, तो यहां x का वैल्यू निकलेगा फ्रॉम लॉग टेबल से। कहां से निकलेगा? नहीं, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड with help of log table। तो फिर हमको यहाँ सीखना है कि log टेबल का कैसे यूज करेंगे। अगर कहीं ऐसा भी हो जाए जैसे log x बराबर 1.375, अब अगर यार यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो फॉर वैल्यू ऑफ x यूज एंटी लॉग टेबल। तो हमको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल यूज करना है। फॉर वैल्यू ऑफ x यूज एंटी लॉग टेबल, ठीक है, एंटी लॉग टेबल। तो हम लोग सबसे पहले यूज ऑफ लॉग टेबल सीखेंगे। तो और देखो विद्यार्थी, तो यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है जिसका चर्चा हम लोग करना चाहते हैं, जो आपको आता है। जैसे लॉग a इंटू बी, तो लॉग a प्लस लॉग b। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कैसे यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लो 2.5 इंटू 10 टू पावर 6 है, तो ये हमारे लिए हो गया a और ये हमारे लिए हो गया b। अब ये हो जाएगा लॉग 2.5 प्लस लॉग 10 टू पावर 6। बात समझो। अब ये हम इसलिए बता रहे हैं कि मैथ में तो आप लोग सीखे ही हैं, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ इसको तोड़ कर बताए हैं कि a इंटू बी का क्या मतलब होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा लॉग a बाई बी, तो ये हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b। अब जैसे मान लो कि हमको देखा तुम लोग नॉर्थ इक्वेशन में लॉग आया था, तो लॉग ऐसा हो 1.2 बाई 0.5, तो क्या हो जाएगा लॉग 1.2 माइनस लॉग 0.5। सॉल्व करना है। बात समझ में आया? समझ में आया तो नोट करो। अब देखो 2-3 और फॉर्मूला है। जैसे मान लो 3 लॉग a का पावर x है, तो यह हो जाएगा x लॉग a। जैसे मान लो कभी कभी आएगा कि लॉग 4 का वैल्यू निकालिए, तो हम लोग लिखेंगे लॉग 2 का पावर 2, तो यह हो जाएगा 2 लॉग 2। नहीं, ऐसा यूज करेंगे। और लॉग 10 का पावर x है, तो वैल्यू होगा x। और लॉग 10 टू पावर माइनस x है, तो वैल्यू क्या होगा? माइनस x। जैसे लॉग 10 है तो 10 का पावर 1 होता है, तो उसका वैल्यू होगा 1। और लॉग 100 है तो 100 को 10 टू पावर 2 लिख सकते, तो लॉग 100 का वैल्यू क्या होगा? 2। लॉग 1000 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैल्यू इसका यूज करेंगे। हो गया, मिटाएं हम इसको। लॉग को हमको निकालना है, तो आपके पास बुक है, बुक को खोल लो, ठीक है। और उसमें लास्ट में दिया है लॉग टेबल। लॉग टेबल लास्ट में दिया है, रखा है सब बुक। अब देखो लास्ट में दिया होगा, तो अब लॉग देखोगे ना, तो यहाँ इधर लिखा रहता है 10, 11, 12, तो ऐसे करते करते 20, फिर करते करते 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 99। आप देखोगे लॉग टेबल में दो गो है, एक लॉग एक एंटी लॉग। तो देखो यहाँ 10 से शुरू किया होगा, किया है, और इधर देखो लिखा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद इधर मीन लिखा होगा, मीन डिफरेंस। तो यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वर्ड से शुरू होगा, ठीक है, वर्ड से। ठीक है, अभी कैसे हम लॉग टेबल देखेंगे ये सीखना है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, जैसे x बराबर लॉग 2.56। 2.56। अब इसका वैल्यू हमको लॉग से चेक करना है, राइट। ध्यान दीजिएगा इधर बाबू, हमको डेसिमल कहाँ है कैसे है इससे कोई फर्क नहीं है, हमको इसमें लेफ्ट से 2 डिजिट चुनना है। अब उसके बाद जो तीसरा यहां डिजिट होगा, ठीक है, तो हम लोग लॉग टेबल में 2 डिजिट है 25, तो यहां देखेंगे 25। और उसके बाद जो तीसरा डिजिट है इधर से देखेंगे यहाँ 6 का, तो इधर 25 और इधर 6। 39, तो ये आया आपका 3909। फिर समझो क्या तुम्ही ना बोल रहा है 4082, यही ना। देखो कैसे देखना है, तो ये 25 होगा और इधर 6 होगा, तो वहीं देखेंगे तो आएगा। आया समझ में? अगर मान लीजिए यहाँ 30 होता, 30 का 6 देखते हैं, यहाँ 6 का जगह जो भी रहे हमको लेफ्ट से 2 डिजिट और तीसरा का वैल्यू हमको क्या करना है, लिखना है, ये आगे जाएगा। अब हमको इसके पहले डेसिमल दे देना है, आ जाएगा उसके पहले डेसिमल। और जिसका निकालना है उसमें डेसिमल के लेफ्ट में जितना भी डिजिट हो, जैसे अभी कितना डिजिट दिखाई पड़ रहा है, 1, तो जितना भी डिजिट है उसमें से 1 घटाना है। तो 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू हो जाएगा x। नहीं 2 नहीं, नंबर्स ऑफ डिजिट देखना है, डिजिट तो एक ही ना है, तो यह हो गया ये। अगर इसी में मान लो x बराबर लॉग 25.6 रहता, तो ये डेसिमल यहाँ है चाहे नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, हमको ये 2 डिजिट का तीसरा का वैल्यू देखना है। तो फिर वहीं आता 4082। अब यहाँ डेसिमल दे देते, और डेसिमल के लेफ्ट में कितना डिजिट है, 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा x। अगर यहीं x बराबर लॉग 256 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ नहीं कुछ है तो डेसिमल यहाँ है। हम 25 का 6 देखेंगे, 25 का 6 देखेंगे तो यहीं आएगा 4082, यहाँ डेसिमल दे देंगे, और डेसिमल के लेफ्ट में 3 डिजिट है, 1 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 2। हो गया। डेसिमल कहाँ है कैसे है इससे कोई फर्क, लेफ्ट से 2 डिजिट देख के तीसरा का वैल्यू हमको देख लेना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर क्या करेंगे, लॉग टेबल में बाएं से 2 अंक का, इसे लिखने की जरूरत है, हमको लगता है समझ तो गया ही सब, क्या लिखना क्या लिखने की जरूरत है इसे, झूठ वूठ का यहाँ पर इतना समझ में नहीं आया। तो ये एग्जाम्पल 1, 2, 3। एक एग्जाम्पल और मान लो हम ले लेते हैं, x बराबर 19.76। चलो हम देखो, हम तुमको ये बताने वाले हैं कि 3 डिजिट के बाद चौथा का हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्या किसका कितना देखेंगे, सॉरी यहाँ हम 1 मिनट, एक लॉग छूट गया था। किसका कितना देखोगे, 19 का 7 देखोगे तो कितना है 45। और सुनो, ये जो चौथा अंक है उसका वैल्यू मीन में देखेंगे,
अच्छा, जो मीन का वैल्यू है यहाँ आएगा, जोड़ देंगे। जो मीन का वैल्यू आएगा यहाँ जोड़ देंगे, तो 5 3 8 4 1 5 9 2, और तब यहाँ दशमलव देंगे। और यहाँ दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1। अगर हम इस छठा का नहीं भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, कितना आता? अगर उसको नहीं लेते तो कितना आता? तब आता x बराबर 1.2945। तो बहुत चेंज तो नहीं हो जा रहा है। दशमलव के बाद थर्ड डिजिट में अगर थोड़ा चेंज आ रहा है तो हमारे आंसर पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको नहीं लगता कि मीन के चक्कर में हमको क्या करना चाहिए, फंसना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में चल रहा होगा एक और अंक आता, जैसे मान लो x बराबर log 43.692। अब देख 43 का 6 देखेंगे और 92 का मीन निकालेंगे, तो 9 2 11/2, तो 5.5, या तो 5 का देखेंगे नहीं तो 6 का। बात समझ में आया ना? समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 43 का 6395। और उसमें हम लोग या तो 5 का देख लो या 6 का। 6 है। अब सोचो ना, 6 हम ऐड कर दिया, 6 5 11, 9 1 10, 3 1 4 6। अब यहाँ डेसिमल हो गया, डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट है, 2 है। अच्छा 2 है तो एक हो जाएगा, तो यह हो गया x। तो देख लेगा सब, लॉग का यूज हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। अगर हम तुमसे कहें कि x बराबर log 1 दिया हुआ, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 के टर्म में तो यानी 10 के बेस में है, तो यहाँ दशमलव देकर 0 0 दे देंगे। अब इधर से 2 अंक है ये, तो 10 का 0 देखोगे 0 0 है, और लेफ्ट में भी 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो log 1 का वैल्यू क्या होगा? अगर इसी तरह से चला, अगर हम अब तुमको कहें x बराबर log 2 दिया हो, तो क्या देखेगा? 20 का 0 देखेगा। log 2 दिया है तो किसका 0 देखेगा? 20 का। ठीक है, तो 20 का 0 देखेगा तो ये लिखा होगा 3010। देखो अब यह डेसिमल दे देंगे, और डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट है, घटा देगा 0। तो चला यह याद करना है, ठीक, जिसको मार रहे हैं याद करना है कि log 2 का वैल्यू जब पूछेंगे 0.3010। ठीक है, उसी तरह x बराबर log 3, तो किसका क्या देखेगा बोलो? 30 का 0 देखेगा। तब 30 का 0 देखेगा तो वह है 4771, यहाँ डेसिमल ये हो जाएगा 0। अब रहा बात कि log 4 का, तो log 4 का तो तुम निकाल लेगा। कैसे निकालेगा बोलो? log 4 है तो log 2 का पावर 2 log 2 इंटू 0.3010, तो चला ये हो जाएगा 0.6020। अब तुम्हारे में दिया होगा 6021, क्या फर्क पड़ता है? आया समझ में? निकल जाएगा। अगर मान लो तो log 4 का याद करने की जरूरत नहीं है आपको, log 2 log 3 और log देखो 5 का याद करना है। तो इसका दिया होगा 6991, 50 का 0 में 6991, यहाँ डेसिमल आई हो जाएगा 0। तो आपको log 5 का याद करना है। अच्छा एक बात बताओ कि log 6 का याद करना पड़ेगा कि हो जाएगा? कैसे? log 2 इंटू 3 बराबर log 2 प्लस log 3। तो log 2 का है 0.3010, इसका है 0.4771, तो ये हो जाएगा 1, 7 1 8, और 7 का 7, और 4 3 7, यानी log 2 log 3 log 5 का याद करना है, और log 6 का हो जाएगा। अब यहाँ पर log x बराबर log 7, वो खाली 7 का याद करना होगा। कितना है? 84 51 है, कितना है? 70 का 0, तो 84 51। अब यहाँ डेसिमल दे दो, ये हो जाएगा 0। अब देखो चला, और log 8 का 2 का क्यू, 2 का क्यू, तो 3 इंटू log 2, और log 9 का
3 का स्क्वायर, तो 2 × 3। अब तुमको याद कितना करना, टारगेट क्या है, log 2, log 3, log 5, log 7, और बाकी का क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नोट कर लो क्वेश्चन। if the molar concentration of Mg2 plus is 0.01 कैपिटल M, ठीक है, कॉमा, calculate the potential of electrode, Mg से Mg2 प्लस, ठीक है, गिवन द E नॉट Mg2 प्लस से Mg2 प्लस से Mg बराबर -2.37 वोल्ट। ठीक है, अब देख चला, तो जो भी हमको लिखना है रिडक्शन के टर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हमको यह ई निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे रिडक्शन का टर्म में। -0.059, और कितना का गेन किया है, 2 का लॉग। अब ये सॉलिड है तो मोलर कंसंट्रेशन में चेंज क्या होगा, 1, और नीचे हो जाएगा Mg2 प्लस। अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है -2.37 -0.059/2 लॉग 1। ये 0.01 को 10 टू पावर -2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -2। अब यहां देखो, तो ये हो जाएगा -2.37 -0.059/2, ये हो जाएगा log 10 का पावर 2, ऊपर चल जाएगा तो, और log 10 का पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, -2.37 माइनस, क्या इसको हम इधर लग देते हैं, -2.37 -0.0592 इंटू क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी जगह -9 7 5 12 3 1 4, तो देखो -2.429 वोल्ट होगा रिडक्शन के टर्म में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आंसर में 2.43 दिया तो हो सकता है, क्या दिक्कत है, 9 हटाओगे 2.43, लेकिन जो क्वेश्चन हमको दिया है ना चला, यही हमको कंफ्यूज कर, आंसर तो दे रहा है यह, और आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। रिप्रेजेंटेशन किसका दे दिया, तो अगर आप हमसे वो पूछ रहे हैं E Mg से Mg2 प्लस, तो हमारे लिए ऑप्शन ये होगा, चला प्लस में हो जाएगा, +2.429 वोल्ट। हाँ, अगर आप इसको Mg2 प्लस Mg पूछे रहते तब तो यही आंसर होता, लेकिन आपने लिखा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन दिया ऑक्सीडेशन का, तो यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहे हैं। अगर वह Mg2 प्लस Mg पूछता तो आंसर यही होता। अब ये चीज को तुमको गौर करना होगा, तो बन जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्या।